Hello. So, in this session, we are going to discuss about the procedure in the trial in criminal case. इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो समटाइम्स यूपीएससी में पूछी जाती हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर इन द ट्रायल इन द क्रिमिनल केस, लाइक इन बिटवीन आपको पता चलेगा कि बेल कब लिया जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, कस्टडी कितने टाइप की होती है, पुलिस कस्टडी, ओके, और फॉर एग्जांपल जुडिशल कस्टडी। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी ने कई बार पूछे हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। तो उसी के लिए अगर हम ये थोड़ा इसका इन्फॉर्मेशन हमें पता चले, बिकॉज आईपीएस एक वन ऑफ द सर्विस जो एलोकेट होती है आपको आफ्टर क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जाम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो डेफिनेटली हर यूपीएससी एस्पायरेंट को पता होनी चाहिए। तो ये जनरल अवेयरनेस है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे ट्रायल इन क्रिमिनल केस, ये बहुत ब्रॉड गाइडलाइंस जो भी हैं या ब्रॉड जो प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे। इसका डिटेल में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी पर्सन ने अगर कोई ऑफेंस किया है, कोई पर्सन ए है, उसने कोई क्राइम किया, ऑफेंस किया है, तो पहले तो हम उस क्राइम को एक टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि वो एक कॉग्निजेबल क्राइम हो सकता है और नॉन कॉग्निजेबल क्राइम हो सकता है। कॉग्निजेबल क्राइम क्या होता है? कॉग्निजेबल क्राइम्स मींस एक ऐसा क्राइम जो थोड़ा सीरियस क्राइम होता है, जिसमें जनरली जो पनिशमेंट होता है वो 3 इयर्स से ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो मर्डर, किडनैपिंग, रेप, ये सब चार्ज आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में क्या होता है कि जो पुलिस होती है, पुलिस कैन अरेस्ट यू without permission of the court or without warrant of the court, and police also can initiate the investigation against the accused without permission of the court or without warrant of the court. तो ये होता है cognizable offense। वही जो non cognizable offense होते हैं, they are less serious crime, जहाँ पे जनरली पनिशमेंट लेस देन 3 इयर्स होती है। यहाँ पे पुलिस कैन नॉट अरेस्ट यू विदाउट द वारंट ऑफ द कोर्ट एंड पुलिस कैन नॉट इनिशिएट the investigation against the accused without permission of the court। इसमें less serious crimes होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्जरी, चीटिंग और डिफेमेशन, वो सारे केसेस इसमें आते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें कि उस पर्सन ए ने ऑफेंस किया था, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उस केस में जो कंप्लेनेंट होता है उसको एफआईआर दर्ज कहाँ कराना है? पुलिस स्टेशन में जाके फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होगी वो पुलिस स्टेशन में होगी। एंड यहाँ पे पुलिस क्योंकि जो ऑफेंस था वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, देन पुलिस डज नॉट नीड एनी परमिशन फ्रॉम द कोर्ट एंड पुलिस कैन रजिस्टर एफआईआर इन दैट पर्टिकुलर केस एंड पुलिस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। और यहाँ पे जो पुलिस पर्सनल होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है उसको बोलते हैं आईओ, दैट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो वो इस केस को इन्वेस्टिगेट शुरू कर देगा। उस इन्वेस्टिगेट में वो क्या करेगा? ही विल गोइंग टू कलेक्ट द स्टेटमेंट फ्रॉम द विटनेस, फ्रॉम द विक्टिम, फ्रॉम द एक्यूज्ड, कलेक्ट वेरियस एविडेंस लाइक मटेरियल एविडेंस, लाइक डॉक्यूमेंट्स, लाइक वेपन्स इफ इट इज इन्वॉल्व, करेक्ट। वो सारी चीजें पुलिस इस केस में करेगा, करेक्ट। यहाँ पे उसको कोर्ट की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। बट अगर इस पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो इस केस में पुलिस केस रजिस्टर नहीं कर सकती है। उस केस में आपको बिफोर मजिस्ट्रेट जाना पड़ेगा और अपनी प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ेगी। पुलिस के केस में क्या होता है? पुलिस कैन रजिस्टर द केस, उसको बोलते हैं एनसीआर रिपोर्ट, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट ओनली। लेकिन पुलिस आपको क्या बोलेगा कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाना है, वहां पे आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है। तो यहाँ पे आप प्राइवेट कंप्लेंट आप दर्ज कराओगे इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में बिफोर मजिस्ट्रेट। हाँ, अब ये हो सकता है कि मजिस्ट्रेट जो है ना, मजिस्ट्रेट कैन एक्चुअली डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट और मजिस्ट्रेट कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन आल्सो। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस केस के लिए आगे बढ़ेंगे कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ एंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया उसको बोलते हैं आईओ ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो उसमें क्या होता है? आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या करेगा? फाइल, चार्जशीट को फाइल कर देगा। और अगर पुलिस को क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्या पता चला कि प्रॉपर एविडेंस नहीं थे, प्राइमा फेसी एविडेंस में उसको लगा कि ये फॉल्स केस था, उसने विटनेस के जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किए, मटेरियल एविडेंस कलेक्ट किया, उन सब के बावजूद उसको ये पता चला
कि प्रॉपर एविडेंस अभी अवेलेबल नहीं है या फॉल्स केस था, देन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन फाइल द क्लोजर रिपोर्ट। अगर क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गया, इसका मतलब अब उस एक्यूज्ड के खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता है। यस, जो कंप्लेनेंट है उसके अगेंस्ट, जो विक्टिम था, वो इसके अगेंस्ट अपील कर सकता है, ठीक है, और सी कैन डू अपील अगेंस्ट दैट क्लोजर रिपोर्ट आल्सो, करेक्ट। लेकिन अगर चार्जशीट फाइल कर दिया है, इसका मतलब प्राइमा फेसिया एविडेंस अवेलेबल था, करेक्ट। इसका मतलब क्या था, प्राइमा फेसिया एविडेंस अवेलेबल था, चार्जशीट। उसके बाद ये चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी एंड पुलिस डेफिनेटली कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड पर्सन आल्सो। जब पुलिस उस एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करेगी तो उसके पास भी ऑप्शन होता है कि वो बेल अप्लाई कर सकता है, एंटीसिपेटरी बेल भी ला सकता है हाई कोर्ट से, करेक्ट। लेकिन अगेन अगर ऑफेंस में देखा जाएगा कि बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो डेफिनेटली पुलिस आपको बेल नहीं देगी। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो जेल से ही आपको बेल वहां पे मिल जाएगी, पुलिस जो है ना वो खुद आपको बेल दे देगी, करेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखने का है। उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट में जब वो चार्जशीट फाइल हो गई तो कॉग्निजेंस बाय द कोर्ट उसको कॉग्निजेंस में लेगा, अपने संज्ञान में लेगा। उस चार्जशीट में वो सब कुछ होगा जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था, जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या क्राइम किया है, अंडर विच सेक्शन दिस क्राइम्स विल कम, आईपीसी के डिफरेंट सेक्शंस वो सारे मेंशंस होंगे, कितना टाइम क्राइम हुआ था, किस लोकेशन पे क्राइम हुआ था, कौन विटनेस था, क्या एविडेंस थे, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे A to Z अवेलेबल होगा। ये चार्जशीट जो है ना मजिस्ट्रेट के सामने जाएगी और कोर्ट के सामने जाएगी, कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेगा। अगर मैटर सीरियस है, क्राइम सीरियस है, तो उसको सेशन कोर्ट हैंडल करेगा। अगर मैटर सीरियस नहीं है, अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट, देन इट विल बी हैंडल्ड बाय द मजिस्ट्रेट कोर्ट। जो सीरियस क्राइम्स होते हैं वो सेशन कोर्ट हैंडल करता है। बेसिकली क्या होता है कि टू टाइप्स के कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, करेक्ट, एक होता है आपका सेशन कोर्ट। ध्यान रखना, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेसिकली जो सिविल केस होते हैं उसको हैंडल करता है, सेशन कोर्ट जो होता है वो क्रिमिनल केस होते हैं वो हैंडल करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज होता है उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, सेशन कोर्ट में जो जज होता है उसको सेशन जज बोलते हैं। अगेन दोनों जज एक ही पर्सन हो सकता है कि जब वो पर्सन, वो जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा है तो दैट जज विल बी कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट जज। अगर सेम जज जब सेशन कोर्ट में बैठा होता है उसको बोलते हैं सेशन जज। तो एक चीज ध्यान में आ गया कि जब कॉग्निजेंस बाय द कोर्ट लेगा उसके बाद वो मामला जाएगा सेशन कोर्ट में। जब वो मामला सेशन कोर्ट में गया उसके बाद होता है फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड। क्या हुआ, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया जाएगा, करेक्ट। अगर कोर्ट ने जब वो चार्जशीट पढ़ी और कोर्ट को लगा कि प्रॉपर एविडेंस नहीं है, पुख्ता सबूत अवेलेबल नहीं है, प्राइमा फेसिया एविडेंस नहीं है उसके अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो कोर्ट चार्ज को फ्रेम नहीं करेगा और उस केस में जो पर्सन एक्यूज्ड पर्सन है जिसके अगेंस्ट केस हुआ है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगेन फिर से वही बात, जो कंप्लेनेंट था वो इस डिस्चार्ज के अगेंस्ट भी अपील कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज फ्रेम हो गए, अगर प्रॉपर प्राइमा फेसिया एविडेंस कोर्ट को दिख गया उसमें, तो फिर क्या होगा, यस, कोर्ट बोल देगा चार्ज फ्रेम। तो क्या बोल देगा, चार्जेस आर फ्रेम्ड नाउ। और चार्जेस जब फ्रेम हो गए हैं तो उसके केस में क्या होता है, सबसे पहले कोर्ट उस एक्यूज से पूछेगा वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट, मतलब आपको खुद बताना है कि आपने सच में वो क्राइम किया है या नहीं किया है। उसमें होता क्या है कि बेसिकली जब कोई छोटा मोटा कोई क्राइम किया होता है उसमें एक्यूज्ड गिल्टी प्लीड कर लेता है, तो इसमें क्या होता है, कोर्ट जो है ना थोड़ा कम उसको पनिशमेंट देता है कि चलो उसने गिल्टी मतलब खुद मान लिया है। लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है कि वो गिल्टी प्लीड नहीं मानते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर एक्यूज ने बोल दिया प्लीड गिल्टी, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने क्राइम किया है, तो फिर वहीं पे उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, करेक्ट, और उसको सजा सुना दी जाएगी। लेकिन अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं हुआ है फिर चलता है आपका ट्रायल। फिर आपका क्या चलता है, ट्रायल। अब ये ट्रायल चलेगा तो सबसे पहले क्या क्या प्रोसीजर होगा उस ट्रायल में वो देखते हैं। तो ट्रायल में सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोसिक्यूशन होता है वो ओपन केस करता है। प्रोसिक्यूशन क्या होता है, बेसिकली दो लोग होते हैं, एक होता है विक्टिम, एक होता है एक्यूज। जो विक्टिम साइड होता है उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन साइड, करेक्ट, प्रोसिक्यूशन साइड। और ये होती है डिफेंडेंट साइड जो डिफेंस में होता है, करेक्ट। और इसको फॉर एग्जांपल जो लॉयर होता है उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और इधर जो लॉयर होता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट लॉयर। करेक्ट, इतना ध्यान रखना है ये चीज। करेक्ट। नेक्स्ट इज, तो ये जो ट्रायल होगा दैट विल बी ओपन बाय द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन विल ओपन द केस। उसके बाद क्या होगा, एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस रिकॉर्डेड, मतलब जो विक्टिम के साइड से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो एविडेंस को कोर्ट में पेश करेगा। विटनेस जो भी होंगे उस केस से रिलेटेड, क्योंकि उस विटनेस के नाम भी चार्जशीट में फाइल होंगे, तो वो सब विटनेस अब कोर्ट के सामने आएंगे, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उनको पेश करेगा बिफोर द कोर्ट। करेक्ट। उसके बाद क्या होगा, इन विटनेस का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होगा बिफोर द मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट के सामने। उनको क्रॉस एग्जामाइन भी किया जा सकता है। कौन क्रॉस एग्जामाइन करेगा, एक्यूज्ड का जो लॉयर होता है, डिफेंडेंट जो लॉयर होता है वो डिफेंडेंट लॉयर उनको क्रॉस एग्जामाइन भी कर सकता है, जिसमें वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। करेक्ट, उसके जवाब विटनेस को देने होंगे। अगर वहां पे जरा सा भी ऐसा हुआ कि एक जवाब दूसरे जवाब से मैच नहीं खाता है, करेक्ट है, तो क्या होता है कि जो एक्यूज्ड का जो लॉयर होता है वो विनिंग साइड जाने लगता है। तो यही वो एक ऐसा टाइम होता है जहां पे अगर कोई लॉयर बहुत ही परफेक्ट लॉयर है तो यहीं पे वो पूरे केस को पलट सकता है ड्यूरिंग दिस क्रॉस एग्जामिनेशन ओनली। करेक्ट। तो यहाँ पे आपका अगर लॉयर बहुत अच्छा है तो इट मे बी पॉसिबल कि ही कैन कंप्लीटली चेंज द केस अगेंस्ट द विक्टिम इवन। करेक्ट और नॉट। तो अगेन वही चीज है, एविडेंस कितने मजबूत आपके पास, अगर आपके पास मजबूत एविडेंस है तो डेफिनेटली कोई भी डिफेंडेंट अगर लॉयर वगैरह हो तो इतना इजी नहीं होता है जीतना। उसके बाद क्या होगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया बाय डिफेंडेंट और एक्यूज्ड लॉयर। ओके, फॉर दिस विटनेस जो थे, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो था उसने विटनेस जो भी पेश किए थे कोर्ट में, उनका स्टेटमेंट जो भी दिया गया था उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक्यूज्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्यूज्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्यूज्ड से पूछा जाएगा कि व्हाटएवर द डॉक्यूमेंट दैट आर प्रेजेंटेड बाय द पुलिस, व्हाटएवर द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द लॉयर्स, वो कैसे जेन्युइन है या नहीं है, क्या आपने क्राइम किया है, क्या ये वेपन आपका है। इस केस में आप एक बात ध्यान रखना, एक्यूज्ड कुछ भी बोलेगा, कुछ भी, अगर कोई भी स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट जाता है ना, कोई भी स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट जाता है या वो कोई गलत बात बोलता है, करेक्ट, अगर वो कोई गलत मतलब झूठ में कुछ बोल देता है, इफ ही इज नॉट टेलिंग द ट्रुथ टू द कोर्ट, उसका उसके अगेंस्ट कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है, क्योंकि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो आपका फंडामेंटल राइट है, दैट इज आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 अगर आप पढ़ोगे उसमें नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो इसीलिए उसको फंडामेंटल राइट होता है, जिसके लिए अगर एक्यूज्ड अगर खुद भी अपने अगेंस्ट कोई बयान दे देता है, दैट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट एट दिस स्टेज। तो स्टेटमेंट एक्यूज का रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद होता है एग्जामिनेशन ऑफ डिफेंस विटनेस, कि जो एक्यूज के साइड से जो विटनेस होते हैं, तो डिफेंस विटनेस उन विटनेस को कोर्ट में पेश करता है, करेक्ट। तो उन विटनेस का भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, किसके द्वारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसका होता है, विक्टिम साइड से होता है, करेक्ट। तो वो उन विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। अगेन यहाँ पे भी अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही चालाकी से खेल रहा है, तो डेफिनेटली ही आल्सो और सी आल्सो कैन कंप्लीटली चेंज द केस, करेक्ट। उसके बाद क्या होगा, फाइनल आर्गुमेंट होगा। दोनों साइड से स्टोरी सुन ली गई, अब फाइनल आर्गुमेंट होगा। फाइनल आर्गुमेंट में दोनों साइड से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साइड से और डिफेंडेंट साइड से, दोनों लोग ओरल आर्गुमेंट भी कर सकते हैं और रिटन आर्गुमेंट भी कर सकते हैं। फाइनल आर्गुमेंट दे दिया दोनों की तरफ से। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट इज नाउ उन फाइनल आर्गुमेंट के बेसिस पे, प्लस चार्जशीट के बेसिस पे, विटनेस के स्टेटमेंट के बेसिस पे, सारे एविडेंस के बेसिस पे, मटेरियल एविडेंस के बेसिस पे, जजमेंट बाय द कोर्ट, कोर्ट अपना जजमेंट सुनाएगा। कोर्ट ने अगर पाया कि जो केस था दैट इज नॉट परफेक्ट केस इन द सेंस, उतना एविडेंस नहीं उसमें कुछ भी था, लैक ऑफ एविडेंस था, करेक्ट, तो ऐसा कुछ भी हो तो कोर्ट उस एक्यूज को एक्विट कर देगा। एक्विटल हो गया, सो एक्विटल हो गया, बाइजेस बरी हो गया, देन दैट पर्सन विल बी रिलीज्ड। अगर जेल में नहीं तो अगर बेल लेके है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो पर्सन एक्विट हो गया। अगेंस्ट इस एक्विटल के अगेंस्ट भी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपील कर सकता है इन हायर कोर्ट में जाके। 60 to 90 डेज वो अलग अलग प्रोसीजर होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, बट इस एक्विटल के खिलाफ भी वो अपील कर सकता है। अगर कोर्ट को लगा कि ये जो केस था वो जेन्युइन केस था, देन कोर्ट कन्विक्शन दे सकता है, कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड। और जब पहले कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड कर देगा डिक्लेयर,
जजमेंट अभी पनिशमेंट अभी भी नहीं देगा। उसके बाद बारी आती है आर्ग्यूमेंट ऑन हाउ मच पनिशमेंट। नेक्स्ट आता है कि पहले तो कन्विक्शन क्लियर हो गया कि दैट पर्सन वाज कन्विक्टेड, उस पर्सन को कन्विक्ट कर दिया। उसके बाद आएगा आर्ग्यूमेंट ऑन हाउ मच पनिशमेंट, कितना पनिशमेंट इस कन्विक्टेड पर्सन को देना चाहिए, इस पे बहस होगी। करेक्ट। अब क्या होता है, जो आपका आईपीसी होता है, आईपीसी में लिखा होता है सारा चीज कि किस क्राइम के लिए कितना पनिशमेंट देना चाहिए। तो उसमें लिखा होता है कि मैक्सिमम लिमिट लिखी होती है कि मैक्सिमम कितना पनिशमेंट दे सकते हैं। कुछ कुछ में मिनिमम भी लिखा होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम बोथ, बट जनरली मैक्सिमम पनिशमेंट सब में क्या आता है कि मैक्सिमम 7 इयर्स, मैक्सिमम 4 इयर्स, मैक्सिमम 3 इयर्स, ऐसा करके उसके बेसिस पे प्लस व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम, व्हाट इज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द क्राइम, वो सब के बेसिस के बाद कोर्ट जो है ना पनिशमेंट सुनाता है। उस पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी, फाइन भी, या बोथ, ये कोर्ट उसको सुना देगा। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट से हैप्पी नहीं है, देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इसके अगेंस्ट अपील कर सकता है हायर कोर्ट में। तो ये जो प्रोसीजर जो अभी हमने डिस्कस किया, ये क्रिमिनल प्रोसीजर इन इंडिया वी हैव डिस्कस्ड। अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन कि यहाँ पे हमने ब्रॉड गाइडलाइंस डिस्कस किया है, क्योंकि डिटेल में नहीं गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन मिल सकता है, बट ये ब्रॉड गाइडलाइंस है कि क्या प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप इन द ट्रायल ऑफ दिस क्रिमिनल केस इन इंडिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज hit the like button and share with your friends and wait for few other videos on such matters. Thank you.